हमारी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान हमें मोहब्बत ही से मिलेगा। और जब राहुल गांधी जी ने जब अपने भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का दर्द देखा तो लोगों ने अपनी मुश्किलें उन्हें सौंपी और उसी का निचोड़ है हमारा न्याय पत्र। वो हमारी महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, हमारी लड़ाई हो जल जंगल जमीन की, या हमारी लड़ाई हो अपने सांस्कृतिक और मौलिक पहचान को बचाने की। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत समय से आप इंतजार कर रहे हैं, मुझे थोड़ी देर हो गई और आज बारिश भी हुई है। आप सबके प्रति मैं आभारीगण सभी भाइयों सभी बहनों का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मैं सबके नाम पढ़ाकर नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आपने सारे नाम पढ़ लिए, तो मेरे ख्याल से उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बिरसा मुंडा जी की धरती है। ये अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़े और खड़े हुए। आपको गर्व होना चाहिए कि ये आपकी धरती है जिसने कोशिश की है कि अपना बच्चा शिक्षित बने, अपनी बेटी शिक्षित बने ताकि अच्छा रोजगार मिले और भविष्य उज्जवल हो। ये सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें बैठी हैं, आज आप चाहती हैं कि अपनी बच्चियां भी शिक्षित हो ताकि खड़ी बड़ी होकर अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। आज वो जमाना नहीं है कि शिक्षित नहीं करते हम अपने बच्चों को। तो आज जितनी भी जनता, जितने भी नौजवान बेरोजगार हैं, तमाम शिक्षित हैं। किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने एमएससी किया है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में, पूरे विश्व भर में हमारा ही एक देश है जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान हैं। तो हमारी वर्कफोर्स भी बहुत मजबूत है। अगर इन सब नौजवानों को रोजगार मिलता तो हम मजबूती से चाइना जैसे देशों का मुकाबला कर पाते मैन्युफैक्चरिंग में और वर्कफोर्स में। आज वो परिस्थितियां नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी हमारी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है आज? महंगाई। मेरी बहनें बैठी हैं, हर चीज महंगी हो गई है। सरकार की नीतियों ने जीएसटी डाल कर आपकी कमर तोड़ दी है। आप आज दुकान जाती हैं, 5 चीजें खरीदने जाती हैं, उनमें से 2 खरीद के वापस आएंगी। आज बच्चों की फीस देनी पड़ती है, या कोई बीमार पड़ जाता है परिवार में, घबराहट होती है कि किस तरह से करेंगे। ऐसी समस्याएं जो पैदा हो जाती हैं गरीबी से, बेरोजगारी से, ऊपर से महंगाई भी है, किस तरह से आप सामना कर रहे हैं समझ में नहीं आता। हर चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। आप महिला हैं तो आप मजदूरी भी करेंगी, सब कुछ काम करने की कोशिश करेंगी, फिर भी आप घर आके काम करेंगी, घर में सबकी परवरिश करेंगी, सबका खाना देखेंगी, सफाई देखेंगी, सब कुछ आप देखती हैं, फिर भी आपको कोई राहत नहीं मिली है महंगाई से। आप किसान हैं तो आप खेती मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने सौंप दी है, तो रोजगार आएगा कहां से? आपने यहाँ देखा एचईसी ने काम किया, जिन्होंने स्टील बनाया, उनका क्या होगा? उनको आप सैलरी तक नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में आप पूछ नहीं रहे हैं। तो जब मैंने शुरुआत की अपने भाषण की, तो मैंने अपनी राजनीति की नींव की बात की, लोकतंत्र की नींव की बात की। क्यों? क्योंकि आज जो राजनीति देश में हावी है वो सच्ची राजनीति नहीं है बहनों और भाइयों, वो सिर्फ सत्ता लेने के लिए है। और जो राजनीति इस देश में सालों के लिए चल रही थी, जिनके आपने मिसाल देखे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्थापित किया आपके रांची में ही, जितने बड़े इंस्टीट्यूट, जितनी चीजें स्थापित की, ये क्यों की? इंदिरा गांधी ने अगर देश सेवा की, देश के लिए शहीद हुई, 33 गोली खाई, देश के लिए क्यों किया? राजीव गांधी शहीद हुए क्यों हुए?
परिवार के बारे में नहीं कह रहे हैं। बहुत ऐसे नेता रहे, मनमोहन सिंह जी को देखिए, देश के लिए आजीवन समर्पित रहे, देश को कैसे आगे बढ़ाया, अर्थव्यवस्था को असली मायने से मजबूत किया। वो राजनीति आजकल नहीं चल रही है देश में। आजकल सिर्फ सत्ता को किस तरह से हासिल करना है, किस तरह से बटोर के रखना है। चाहे हमें जहाँ पे चुनाव जीतकर कोई और पार्टी जीत गई है और सरकार बन गई है, चाहे हमें उस सरकार को धन बल से तोड़ना हो, उसके विधायकों को खरीदना पड़े, 100-100 करोड़ दे के खरीद लेते हैं, सरकार गिरा लेते हैं, लोकतंत्र के बारे में सोचते भी नहीं, जनता ने किसको चुना वो सोचते भी नहीं, कुछ भी कर लेते हैं सत्ता के लिए। चाहे फिर आपके मुख्यमंत्री की तरह मुख्यमंत्रियों को चुनाव से पहले जेल में डाल देते हैं, फर्जी मुकदमे डाल के, फर्जी बयान लेके जेल में डाल देते हैं, क्योंकि ताकि वो ठीक से लोकतंत्र के तहत चुनाव न लड़ पाए। या फिर कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर देते हैं कि एक पैसा खर्च ना पाए, ताकि वो भी चुनाव ठीक से लड़ ना पाए। सारी ऊपरी राजनीति है, हल्की है। आज हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं तो महंगाई का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, बेरोजगारी का शब्द मुंह से नहीं निकलता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और आप प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा पद है, इतना तो आदर कर लीजिए जनता की कि इस बारे में बात तो करें। 10 सालों से सरकार चला रहे हैं, क्या बातें करते हैं आपके सामने आकर कि कांग्रेस पार्टी एक्सरे मशीन लाएगी, आपके मंगलसूत्र चुराएगी। गुजरात में तो इन्होंने कह दिया कि अगर आपकी 2 भैंस हैं तो कांग्रेस पार्टी आपकी 1 भैंस चुरा लेगी। तो जहां मैं जाती हूँ मैं कहती हूँ अपनी भैंस बांधो, मैं आ गई हूँ। वो अलग बात है कि अगर मुझे खींचनी पड़ी तो खींच आएगी भी नहीं मेरे साथ। मोदी अनपढ़ है। बात ये है, हम हंस रहे हैं, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं है, ये दुख की बात है। ये दुख की बात है कि आज हमारे देश के जो सबसे बड़े नेता हैं वो इतना भी आदर नहीं कर रहे हैं हमारे देश की जनता की कि चुनाव के समय, जब वोट लेने का समय है, 10 साल आपकी सरकार नहीं है, कम से कम जो आपने किया है विकास के लिए वो गिनवा लीजिए, जो आप करने जा रहे हैं वो बता दीजिए नौजवानों को। और सबसे बड़े संकट है जनता के, महंगाई, बेरोजगारी, इनके बारे में बात तो करिए। ठीक है, आपसे नहीं रुक पाया, आप नहीं कर पाए, ये सुलझा नहीं कर पाए, कम से कम बोलिए तो सही, कहिए कि मैं जानता हूँ कि इतनी बेरोजगारी है कि आप मुश्किल में हैं, मैंने कोशिश की, मैं कोशिश करूंगा, इतना तो कह दीजिए। लेकिन इतना भी नहीं कहते, वो भैंसों की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र को चुराने की बात कह रहे हैं। कभी इंटरव्यू देते हैं तो जो 10 सालों से उनकी राजनीति रही है, धर्म की राजनीति, जिस आधार पर उन्होंने हर एक भाषण दिया है और आज भी चुनाव में रोज दे रहे हैं, उस पूरी राजनीति का खंडन एक इंटरव्यू में कर डालते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान की बात करता तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं होता। खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बहनों भाइयों? इसका मतलब है कि जो राजनीति आपने की जीवन भर, जो आपकी विचारधारा रही है, जिस आधार पर आप 2 चुनाव जीत कर रहे हैं, उसका आपने खंडन कर दिया, उसको आपने एक इंटरव्यू में नकार दिया, तो आप उसमें भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो अपने वादों को क्या खड़े होंगे? जो आपका आधार है उस पर तो खड़े हो जाइए। राहुल गांधी जी अपने आधार पर शुरू से खड़े हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक करते हैं, मणिपुर से मुंबई तक 4000 किलोमीटर और करते हैं, क्योंकि वो अपने
देश के संविधान के लिए कुछ भी कर डालेंगे इसको बचाने के लिए। और वो पहचानते हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता को झूठ नहीं बोला जाता। और अगर जनता को झूठ बोलेगा कोई नेता तो लोकतंत्र उसे सबक सिखाएगा। वो समझते हैं इस बात को। और मैंने ये अपनी आधार की बात क्यों कही, यहाँ से क्यों शुरुआत की मैंने भाषण की, क्योंकि एक गहराई होनी चाहिए नेता में। नेता में जो पद संभालता है उसमें एक गहराई होनी चाहिए, उसमें एक श्रद्धा होनी चाहिए अपने देश के प्रति, अपनी जनता के प्रति। और वो श्रद्धा बोली में सिर्फ नहीं प्रकट होनी चाहिए, वो श्रद्धा अपने कार्यों में प्रकट होनी चाहिए। आप वादा करेंगे जनता को कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे सबको, तो आप उस वादे पे खरे उतरिए। यही जनता की मांग है। अगर आप कहेंगे कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे, तो उस वादे पे खरे उतरिए। यही जनता की मांग है। जनता और कुछ नहीं चाहती। जनता चाहती है कि नेता सच्चा हो, ईमानदारी से काम करे, जनता की वो समस्याएं उसकी बात करें, उनको सुलझाए। कुछ इतना बड़ा नहीं मांग रही है जनता आपसे, लेकिन इस पर भी मोदी जी खड़े नहीं उतर सकते। उनके हर वादे को देखिए, एक वादा नहीं रखा उन्होंने। सिर्फ चुनाव आने के समय धर्म की बातें, यही मंगलसूत्र की बातें, यही भैंस चुराने वाली बातें। तो क्या है फिर हम? तो जनता क्या बेवकूफ है? आप बताइए, क्या समझते हैं? आप नौजवान हैं, वोट डालने जाएंगे, सुन रही हैं ध्यान से मेरी बातें। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक राजनीतिक पार्टी और एक नेता जो आपकी गहराइयों को समझे, जो लोकतंत्र का आदर करे और जो दिन रात आपके लिए काम करे, आपकी समस्याओं को हल करने के लिए। यही चाहिए ना। तो जब आप संकट में हैं तो कम से कम सुनवाई होनी चाहिए। यहाँ देश भर के किसानों ने आंदोलन किया 2 साल पहले, आप सबको याद होगा, सबने देखा टीवी पे। दिल्ली के बाहर सारे बैठे हुए थे, लाखों किसान। दिन रात उनकी यही मांग थी कि हमारी सुनवाई हो जाए। मोदी जी, जो 3 कानून आप लाए हैं हमें नहीं चाहिए, ये हमें बर्बाद कर देंगे, आपके खरबपति मित्रों को आगे बढ़ाएंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, ये कानून नहीं चाहिए। मोदी जी क्या अपने घर से निकले उनसे बात करने के लिए? सुनवाई हुई उनकी। 600 किसान शहीद हो गए। 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया इनके मंत्री के बेटे ने। मोदी जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, पलक नहीं झपकाई। यही है हमारे देश के प्रधानमंत्री। चुनाव आने लगा उत्तर प्रदेश का, उस समय विधानसभा का चुनाव था। चुनाव आने लगा, वोटों की बात हो गई, भैया कानून रद्द कर दो। कानून रद्द कर दिया। तो जब कानून चुनाव के लिए रद्द हो सकते थे, तो जब 600 किसान शहीद हो रहे थे, तब क्यों नहीं किए रद्द आपने? क्योंकि गहराई नहीं है। असलियत ये है बहनों और भाइयों, शायद आपको पसंद भी नहीं आएगी असलियत, लेकिन गहराई नहीं है इनमें। महिलाओं की बात लीजिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की इन्होंने, संसद में पास किया 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। मोदी जी को माले लगाए दिए। देश के लिए मैंने देश को मैंने गवर्नमेंट किया है, वो खुद सोच नहीं सकती थी कि उसकी भी सुनवाई नहीं होगी। आज उसी नेता के बेटे को टिकट दिया हुआ है, चुनाव लड़ रहा है। तो गहराई कहाँ है? गहराई कहाँ है? बातों में गहराई नहीं है, कर्मों में गहराई नहीं है। गहराई कहाँ है? और अगर गहराई नहीं है हमारी राजनीति में, अगर हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है, तो देश कैसे चला रहे हैं? मैं बताती हूँ, सारा देश बड़े बड़े खरबपतियों के लिए चल रहा है। सारा देश अडानी जी, अंबानी जी और 2200 खरबपतियों के लिए, सारा उनके लिए। अभी प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद।
प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने 10 सालों में शो किया है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश की संपत्ति को आपके हाथों में देने का काम किया। आपको जमीन पे पट्टे दिए, आपको जमीन पे पट्टे दिए, आपको जल जंगल जमीन पर अधिकार दिया, जितने भोजन का अधिकार दिया। ये सब क्या है? ये सब देश की संपत्ति आपके हाथों में डालने का काम है। मोदी जी ने क्या किया? देश की सारी संपत्ति पकड़ा दी अपने बड़े बड़े करोड़पति मित्रों को। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कर्ज माफ किए हैं। किसके? इन 22 करोड़पतियों के, जिनके पास पहले से हजारों करोड़ है। इनके पास पहले से हजारों लाखों करोड़ है। ये कर्ज किससे लेते हैं? ये कर्ज इसलिए लेते हैं कि इनकी बेटी की शादी है। ये कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि जमीन पे नुकसान हो गया है और आगे पता नहीं कि अगली रोटी कैसे खिलाएंगे अपने बच्चों को। ये कर्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि कर्ज नहीं दिया तो बेटे की एलआईसी कैसी नहीं होगी, पास नहीं होगा, फीस भरनी है, ट्यूशन पढ़ना है। ये कर्ज इसलिए लेते हैं ताकि इनके हजारों करोड़ कुछ और हजारों करोड़ बढ़ जाए। और हमारी सरकार इनके 16 लाख करोड़ रुपए माफ करती है। ठीक है, करना है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है, करो जो करना है, लेकिन फिर जब किसान को कर्ज माफी की बात होती है तो फिर किसान का भी कर्ज माफ करो, गरीब का भी कर्ज माफ करो, फिर नौजवानों को रोजगार दो, नौजवानों को पैरों पे खड़े होने के लिए कोई स्कीम दो। 16 लाख करोड़ रुपए आपने नहीं पकड़ा दिए। देश में किसान 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए की आत्महत्या कर रहे हैं और आप चुप हैं। सरकारी कर्मचारी, ये सारी पुलिस वाले खड़े हैं, इनके पेंशन की बात होती है, अपने पैसे नहीं है, पुराने पेंशन के लिए पैसे नहीं है भाई और बहनों। 16 लाख करोड़ रुपए और करोड़पतियों के लिए है, पुराने पेंशन के लिए पैसे नहीं है इनके पास, किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है इनके पास, नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पैसे नहीं है इनके पास, बड़े बड़े G20 के इवेंट्स करने के लिए है। मोदी जी चमके, ऐसे लगे जैसे दुनिया के सबसे बड़े नेता है, इसके लिए पैसे हैं। नया संसद भवन बनाना है, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए है, लेकिन गन्ने का बकाया देना था उसी समय, कोविड से पहले 15,000 करोड़ रुपए का, उसके लिए पैसे नहीं थे। मोदी जी के 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए के खरीदने के लिए पैसे थे, लेकिन गन्ने के 15,000 करोड़ के बकाये के लिए पैसे नहीं थे। तो समझ लीजिए, हल्के हैं, अपने लिए सब कुछ बटोर रहे हैं, सत्ता, संपत्ति। एक और काम किया मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने, जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। 10 सालों में भाजपा को इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दिया। कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं बहनों और भाइयों, कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट कहते हैं। हम सभा में जाके हम भ्रष्ट हैं, हमारे सारे साथी भ्रष्ट हैं, सबके बारे में हम अगर इतने भ्रष्ट थे, 55 साल तो हम सत्ता में रहे, 70 सालों से देश आजाद है, जिसमें से 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही। तो इन 55 सालों में कांग्रेस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन नहीं पाई, न किसी ने प्रयास किया इसे बनाने का, और 10 सालों में आपने बना ली। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि पैसे आए कहां से? एक रिपोर्ट आई है जिसमें स्पष्ट लिखा है इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए खर्चे हैं सिर्फ अपनी पार्टी पे। मुझे याद नहीं है कि कितने साल हो गए। ये पैसे कहां से आए? ये हमारे इतने ईमानदार नेता जो लोग के आपके सामने कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ इसीलिए सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो देश के इतिहास में, देश के पूरे इतिहास में कोई ऐसी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी स्कीम नहीं निकाली
निकालिए इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम, पेट्रोल बॉन्ड जिसमें जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। बहुत ईमानदार है, बताइए आपको किसी से चंदा लेना है तो आप छुप के लेंगे, अगर ईमानदार है तो छुप के लेंगे कि सबके सामने लेंगे? मंदिर के लिए जब चंदा इकट्ठा करने आते हैं छुप के आते हैं, सबके सामने आते हैं मंदिर के लिए? चंदा चोर है। हम लोग देते हैं चंदा है कि नहीं? तो अगर ईमानदारी का काम है तो आप सबके सामने लो, छुपाने की क्या बात है? चंदा चोर। इन्होंने क्या किया, स्कीम निकाली और इलेक्टोरल बॉन्ड सब नाम गुप्त रहेंगे। जब न्यायपालिका ने देखा कि भाई ये तो गलत स्कीम है, इसमें तो भ्रष्टाचार होगा, सूची निकालो, तो सूची निकालते हैं। अब मोदी जी क्या कहते हैं कि देखिए मैंने तो सबसे ईमानदारी की स्कीम निकाली, सारी सूची पारदर्शी है, सार्वजनिक कर दी। ये आपने थोड़ी की, तो न्यायपालिका ने मजबूर करा के कराया आपसे, ठीक है? सूची निकलती है, सुन लीजिए, जिसमें छापा मारा उससे चंदा लिया, जिसमें मुकदमे लगाए चंदा लिया, मुकदमे ठंडे बस्ते में, अरे नरेंद्र मोदी चोर है। उनसे चंदा लिया मोदी जी की पार्टी ने। आपको वैक्सीन लगी? नहीं वैक्सीन किस को लगी? सबको वैक्सीन लगी, दोनों मुझे भी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। आज हम सब बता रहे हैं कि भाई वैक्सीन में क्या गंदगी, नई रिपोर्ट आई है कि वैक्सीन लेने से कुछ लोगों को एकदम भयानक से वो हो सकते हैं और मर सकते हैं। आज हम बता रहे हैं मोदी जी ने कौन सी वैक्सीन ली है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमको तो दिलवा दी 52 करोड़ रुपए चंदा लेके, नरेंद्र मोदी है कि नहीं? तो आप सब कुछ कर रहे हैं, आप सरकारी दिला रहे हैं, सामने सबके सामने मीडिया आपकी वाहवाही कर रहा है रोज रोज। क्यों? क्योंकि इस देश में 97% मीडिया की कंपनी बड़े बड़े खरबपतियों की है, इसलिए हम लोग टीवी चलाते हैं, यही दिखता है कि वाह 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 अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, मोदी जी ने वो काम कर डाले हैं जो किसी ने नहीं किए। आए शुरू किए कांग्रेस पार्टी ने, उद्घाटन करने मोदी जी, उसमें मोदी जी का नाम नरेंद्र मोदी। हर चीज आधी चीजें, ये जो राशन मिलता है आपको 5 किलो, समझ लीजिए, इसकी गहराई समझिए, इसकी गहराई समझिए। ये 5 किलो राशन देना मोदी जी की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भोजन का अधिकार लाएगी आपके लिए। भोजन का अधिकार का मतलब है कि हर गरीब परिवार को कोई भी सरकार आए जाए उसको राशन देना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी से आपको राशन मिलता है, उनकी मजबूरी है, कानूनी अधिकार है आपका। अपनी फोटो चेपी ये मीडिया वालों ने कह दिया कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, सबसे बड़ी मोदी जी की स्कीम है, लो देखो हम नाम है, क्योंकि हम तो टीवी में देखते हैं, हमें लगता है कि सच्ची होगा अपना बात। लेकिन समझ लीजिए आज जो टीवी में दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। आज इस देश की सच्चाई ये है कि बड़े बड़े खरबपति, वो भी सारे नहीं 22 आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस देश का गरीब, इस देश का मिडिल क्लास, इस देश का अधिकारी, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का जवान पीछे होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। अभी भी जैसी स्कीम आते हैं 4 साल सेना में भर्ती हो जाओ, शहीद हो जाओगे तो फिक्र मत करो, पेंशन नहीं मिलेगा शहादत के लिए, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, वापस घर करना होगा 4 साल बाद। सेना में भर्ती होगे तो बेरोजगार हो जाओगे, फिर से नौकरी ढूंढना शुरू करोगे। ये है इनकी स्कीम, बेरोजगारी के खिलाफ कुछ सुलझाने के लिए, ये है इनकी स्कीम। तो या तो आप गहराई में समझ लीजिए, ये देश देखिए बहुत विविध देश है। इस देश में हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति के लोग रहते हैं।
अब चुनावी मंच पर आके सारे नेता अपने ये भी शब्द बोलते होंगे जरूर, जल जंगल जमीन, मोदी जी भी बोलेंगे है तो, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये समझते हैं? इनकी नीतियों में दिख रहा है? नहीं दिखा। जहां मौका मिला है वहां बड़े बड़े खरबपतियों की को आपकी जल, आपकी जमीन और आपकी जंगल सौंप दी है, आपके अधिकार सौंपने जा रहे हैं। संविधान को बदलने की बात करते हैं, वही संविधान जो आपको बचा के रखता है, जो आपकी संस्कृति को बचाता है, जो आपके धर्म को बचाता है, वही संविधान बदलने चाहिए जो आपके अधिकारों को मजबूत करने का काम किया। तो जब नेता कह रहा होता है तो सिर्फ मंच पर बोलता नहीं है, वो गहरी नीतियां बनाता है आपकी भलाई के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी राजनीति चाहते हैं आप, या फिर आप ऐसी राजनीति चाहते हैं जो आप टीवी पे देखें कि सब अच्छा होता है आपके जीवन में ना हो? आपका जीवन रहेगा वही, आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही है, आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, आपका यहाँ एक चीज है, कितने संकट में है, आपको वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन आप किसी मीडिया वाले से पूछेंगे तो कहेंगे भाई देश तो बहुत तरक्की हो रही है, अर्थव्यवस्था तो बहुत मजबूत हो रही है, यहाँ तो सब खुशहाल है, आदिवासी खुशहाल है, किसान खुशहाल है। मिला दूंगी, मैं बता दूंगी, और मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं लीजिए, कहीं भी देखिए, बड़े बड़े हाईवे सब कांग्रेस पार्टी ने किए, कब बनाए, इन्होंने कितने आईआईटी बनाए, कितने आईआईएम बनाए, कितने बनाए, कितने एम्स बनाए। तो मैं आपको अभी गिनाऊंगी हमारी गारंटी क्या है, मैं आपको इसका प्रमाण भी देती हूँ कि ये हमारी गारंटी है और हमने इन प्रदेशों में इनको लागू किया है, ताकि आप देखें, जागरूक बने। मैं कह रही हूँ राजस्थान में 25 लाख का हमने हेल्थ इंश्योरेंस दिया, स्वास्थ्य बीमा 25 लाख तक सबका इलाज मुफ्त था। पता करिए सच बोल रही है कि नहीं, बोल लगाइए किसी को राजस्थान में, पता करिए ये सच है कि वहां पे जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने ऐसा किया। कर्नाटका में महिलाओं के खाते में 2000 रुपए हर महीने जा रहे हैं, फोन करके पता करिए। कर्नाटका में कोई साथी है, पता करिए क्या प्रियंका गांधी जो बोल के गई है वो सच है कि नहीं। जब पता चलेगा कि हाँ ये बात सच है तो हमारी गारंटी ये है, सुन लीजिए, नौजवानों के लिए जो स्नातक पास नौजवान है उनके लिए जो पहली नौकरी है बड़े बड़े सरकारी कारोबारों में वो मिलेगी, 1 लाख रुपए सालाना बनेंगे। आप अपना हुनर बनाओगे, हुनर बनाने के बाद पहली नौकरी मिलेगी, हुनर बनाओगे उसके बाद स्थायी नौकरी मिलेगी। तो ये पहले साल की महीने सरकार बढ़ेगी, 1 लाख रुपए और हम जाति जनगणना करेंगे देश में, सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन कितने लोग हैं और किस तरह की सुविधाएं किसकी जरूरत है। आज मजदूरों का शोषण होता है, कोई भी ठेकेदार आपको कितनी भी मजदूरी दे दे, कोई पूछने वाला नहीं है। हम कानून बनाएंगे, 400 रुपए प्रतिदिन से कम मजदूरी कोई नहीं दे पाएगा। हम गांव में मनरेगा लाए थे, गांव में हमने 100 दिन का पक्का रोजगार हमने तय किया था, कानून बनाया था। इसी तरह से हम शहर में भी यही कानून लाएंगे, शहरी मनरेगा बनाएंगे और गांव के मनरेगा को मजबूत करेंगे। आप देख सकते हैं कि जहां जहां हमारी प्रदेश की सरकार है वहां वहां हम काम करके आज के दिन भी दिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कर्नाटका तेलंगाना में महिलाओं के खातों में आज भी पैसे मिल रहे हैं।
मतलब स्वास्थ्य बीमा हम दे रहे थे, तो हम प्रमाण दे रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। देखिए, तभी अपना वोट डालिए। हम आपके लिए, इस देश के लिए एक ऐसी राजनीति वापस लाना चाहते हैं जो आपके प्रति जवाबदेह हो। तानाशाही से किसी का भला नहीं होता। आपको कल आंदोलन करना है, आवाज उठानी है, सवाल उठाना है, वो स्वतंत्रता आपको लोकतंत्र और संविधान ने दी है। हम बिल्कुल किसी को नहीं रोकेंगे, कभी नहीं रोका है कांग्रेस पार्टी ने। आपने हमेशा जो भी आपके विचार है उनको व्यक्त किया, जो भी आपको मांगना था अपनी मांगा खुल के खुशी से रहते हैं। अगर हमारा लोकतंत्र नहीं होता, यहाँ तानाशाही होती, तो हम भी उनकी तरह बहुत पहले कमजोर हो जाते। आज यही हमारे देश की खासियत है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। आप लोग तो आप जागरूक बनिए, अपनी शक्ति को समझिए। ये जो वोट देने जा रहे हैं, इंडिया का गठबंधन को दीजिए। हम सब इकट्ठे क्यों लड़ रहे हैं? हम इकट्ठे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान खतरे में है। इसलिए अनेक पार्टियां इकट्ठी हुई हैं अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो आप भी जागरूक हो जाइए, इंडिया गठबंधन को जिताइए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, क्योंकि अंत में ये देश आपका है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। हम नेता कितना भी चीखें चिल्लाएं, लेकिन अंत में ये देश आपका है। आपके पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है, हमारे पूर्वजों ने बहाया है। आप जानते हैं, तो ये देश आपका है, इसको संभालना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। बाकी हम आपके लिए दिन रात समर्पित हैं। हम इस देश के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए समर्पित हैं। आज नहीं आने देंगे, चाहे मोदी जी हमारे, चाहे कोई भी आए, लेकिन हम इस देश के संविधान पर आज नहीं आने देंगे। इस देश को हम नहीं देंगे। यशस्वी साहब जिंदाबाद, 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 इंदिरा गांधी जिंदाबाद, 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 यशस्वी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी। कांग्रेस के राष्ट्र प्रियंका गांधी जिंदाबाद। लोग भी समझ चुके हैं कि 10 साल दे दिया, 10 साल में क्या मिला उन्हें, उनको असलियत अब दिखाना। पिता का समर्थन कैसा, पिता का समर्थन कैसा? बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिल रहा है, माता पिता का समर्थन हर बच्चे को मिलता है और हमें तो पूरा मिल रहा है। क्योंकि आप देखिए कि मेरे पिताजी का जो भी एक राजनीतिक संघर्ष रहा है,
वो मैं भी अब आगे लेकर जाऊंगी और उनकी लेगेसी को भी आगे लेकर जाऊंगी। क्योंकि संजय सेठ और आपके बीच सीधी टक्कर है, जी मुझे क्योंकि नहीं, इससे पहले जो सांसद रह चुके हैं। जी पता नहीं टक्कर है या नहीं है, तो जनता ही चुनेगी और जनता ही दिखाएगी। चलिए बिल्कुल ये प्रियंका गांधी राजधानी रांची पहुंची थी, जिसके बाद वो जनसभा की थी और यशस्वी सहायक के लिए उन्होंने प्रियंका गांधी के आने के बाद आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई लग रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि वो आए। और आप जैसे कि जानते हैं प्रियंका गांधी जी का वैसे ही एक फॉलोइंग है कि लोग उनको बहुत ही ज़्यादा एक लोकप्रिय नेता के तौर पे देखते हैं। वो एक बहुत ही बड़ी वरिष्ठ नेत्री हैं, तो बिल्कुल जो लोगों का प्यार उनको भी मिलता है। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि वो आई है और मेरी आशा। समय बहुत कम बचा है मैम, 25 मई, अब क्या कुछ आगे आपकी रणनीति रहेगी, क्या कुछ आगे आपने सोचा है? देखिए रणनीति तो है, वो तो चल ही रही है, पर बिल्कुल आगे काम करना है। 2-3 दिन बचे हैं बस। आपको लगता है कि यशस्वी साहब ने मेकअप किया है, क्योंकि आप पहले कैंडिडेट हैं और जिस तरीके से लगातार संजय सेठ जो है वो दूसरी बार जो है अपनी यहाँ पर हैं, तो क्या लगता है कि आपने इन चंद दिनों में मेकअप कर लिया, लोगों के बीच आप अपनी पहचान बना ली है? देखिए मुझे लगता है कि पहचान से ज़्यादा बात यह है कि मुझे तो मैं अपनी पहचान से ज़्यादा लोगों के दिलों को छूने की बात कर रही हूँ, क्योंकि लोग त्रस्त हैं। और वो कोई भी कैंडिडेट हो, अगर जनता त्रस्त है तो जनता आपको जवाब देगी, और वो जवाब 25 मई के दिन जनता देगी। काफ़ी समय भी थोड़ा बिताए हम लोग, तो समझ में आया और काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि आगे हमें एक बहुत आश्वस्त जीत मिलने वाली है। अब प्रत्याशी के तौर पर आपके नाम का ऐलान हुआ, बहुत बातें कही गई आपके अनुभव को लेकर और संगठन में काम करने को लेकर। जैसे जैसे चुनाव कैंपेन आगे बढ़ा है, कितना कॉन्फिडेंट हुई हैं और जनता से रिस्पॉन्स कैसा मिला? जनता से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। पहले दिन से ही जनता ने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद देकर स्वीकार किया है। तो जनता ने तो मुझे बहुत ही प्यार दिया है। बिल्कुल मेरा जो आप कह रहे हैं बातें, वो हो सकता है लोग सोचेंगे, क्योंकि मेरी उम्र भी वैसी नहीं है कि मैं कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ पाती। तो अभी मौका मिला है तो काम कर रही हूँ। ज़्यादा मौका मेरे पास है सेवा करने का, ये भी तो बात है। मेरे पास ज़िंदगी के 50 साल हैं, जो मैं चाहूँ तो सेवा करूँ, मैं पूरी तरह से करना चाहूँगी, और यही मेरा रहा है। आपके सामने जो कैंडिडेट हैं संजय सेठ, उनसे जब भी आपके बारे में सवाल किया जाता है, वो आपको बेटी कहकर संबोधित करते हैं, प्यार देते हैं, पर कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिटिंग हूँ, मैंने जो काम किया है वो मुकाबले में नहीं, हालांकि आशीर्वाद है। मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो मेरे सीनियर हैं, वो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। देखिए बात यह है कि ऐसे बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे, उनकी जनता से बात करेंगे, उन्होंने उनका चेहरा तक नहीं देखा है। तो ये भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि लोग जानते ही नहीं कि उनके सांसद कौन है। तो अगर काम किया है तो जनता उनको दिखा देगी असलियत क्या है, हम क्या करें। वो 5 लाख से अधिक वोटों से जीतने की बात कर रहे हैं इस बार। आपका अब तो प्रचार खत्म हो गया है, क्या लग रहा है, क्या रिस्पांस आ रहा है, कितने वोट? देखिए वो उनकी सोच है, पर मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ये एक लोकतंत्र है, और जनता जनार्दन सर्वोपरि है, तो वो ही चुनने वाली है। तो हमने जनता पे छोड़ दिया है। मुझे जितना समझ में आ रहा है लोग त्रस्त हैं, लोगों के दिल में काफ़ी आप कह सकते हो उदासीनता रही है। 10 साल का वक्त दिया गया है और उसके बाद वो काफ़ी निराश हो चुके हैं, क्योंकि सब वादे जो किए गए थे वो झूठे निकले। वोटिंग में 2 दिन रह गए हैं और चुनाव प्रचार के लिए भी अब कम वक्त मिल पाएगा। कैंपेन में क्या चीज़ें बाकी रह गई, कोई कसर रह गई है या आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल नहीं, कोई कसर नहीं रह गई है। हम सब लोगों से मिल रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं जो पहले भाजपा को वोट देते आए हैं। आपको बता दें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने पहले 2 बार इलेक्शन हुआ तो हमने मौके दिए बीजेपी को, पर अब इस बार नहीं। प्रियंका गांधी का आज का जो कैंपेन है, ये कितना मजबूत करेगा आपके जीत की तरफ भरोसे को, या जो हवा का रुख बदलना है, आप आश्वस्त हैं उसके प्रति? बिल्कुल, उनकी लोकप्रियता आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक लोकप्रिय नेत्री है, तो लोग तो उनको सुनने आए। और बिल्कुल मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने बातें भी की, वो लोगों के दिलों की बातें हैं। उन्होंने ऐसा कोई भाषणबाजी नहीं की, बिल्कुल एकदम सटीक तौर पे लोगों के दिल की बात रखती। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा चीज़ रहा है, और बहुत ही फ़ायदा भी होना होगा, और आशीर्वाद उनका है, और क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया। रुक जाइए ना यशस्वी, थोड़ा सा रांची से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत जनसंपर्क अभियान के तहत आप कई क्षेत्रों का भ्रमण कर रही हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता की ओर? बहुत प्यार मिल रहा है। आपने देखा कि अभी सभा कितनी अच्छी हुई है, बहुत भीड़ उमड़ कर आई है, लोग मिलने आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल हम लोग सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं।
यहाँ मुझे इंडिया गठबंधन के साथियों का भी बहुत साथ मिल रहा है, तो सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव आज प्रियंका गांधी रांची पहुंची थी, कितनी मजबूती मिल रही है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा मजबूती मिल रही है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और उनका आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ी बात नहीं। कई आरोप जो है वो बीजेपी लगाती हुई नजर आई, उनका कहना है कि सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर है, इसका क्या जवाब दीजिएगा? देखिए वो बीजेपी की सोच है, वो तो कहेंगे ही, पर ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो उनके पार्टी में जाकर भ्रष्ट से एकदम साफ हो जाते हैं। ये भी बात है कि उनके मंच पे जाइएगा तो आप भ्रष्टाचारी। कई सवाल देख सकते हैं सबका इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और बिल्कुल उन्होंने अपने भाषण में जो बात कही वो दिलों की बात है, वो लोगों के दिलों की बात है, और बिल्कुल मुझे लगता है सबके मन में यही बातें हैं। उन्होंने बिल्कुल अपनी भाषण में